तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दीपक नाइट्राइट ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस डिलीवर किया था। 1.29% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। बट दीपक नाइट्राइट ने Q1 में कैसा परफॉर्मेंस किया है उसकी खबर हमें 4 मार्च को होती हुई दिखेगी, क्योंकि दीपक नाइट्राइट ने 4 मार्च का डेट फिक्स कर दिया है अपने Q1 के अर्निंग्स का। दीपक नाइट्राइट ने आज के दिन नोटिस अपडेट कर बताया है कि 4 मार्च को कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शेड्यूल करने वाली है, जहां पर कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों के फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 4 मार्च का डेट याद रखना अगर आप दीपक नाइट्राइट के इन्वेस्टर हैं। बाकी दीपक नाइट्राइट की बात करें तो पिछले 5 साल से दीपक नाइट्राइट ने अपने अर्निंग्स में प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस की हैं। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ तो कंपनी ने देखा ही नहीं है। 5 साल पहले जो प्रॉफिट ग्रोथ था, 5 साल पहले जो कंपनी का प्रॉफिट था उसको अभी से कंपेयर करें तो 7% वो नंबर कम था। पिछले 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ -17% है, 3 साल में -13% है और 5 साल में -7% है। तो एक लंबे टाइम से दीपक नाइट्राइट की जो ग्रोथ रेट है प्रॉफिट के वो नेगेटिव चल रही हैं, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस CAGR भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें नेगेटिव क्यों हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है चाइना। कहने को चाइना +1 की वजह से हमारी केमिकल कंपनी को फ़ायदा होगा, बट वो फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आया है पिछले 5 सालों में। चाइनीज़ केमिकल कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा डंप कर रखा है ग्लोबली। काफ़ी सस्ते रेट पे अपने केमिकल्स को वो बेच रही हैं, जिस वजह से ग्लोबली डिमांड हमारी केमिकल्स की काफ़ी ज़्यादा कम है। और साथ में जो इनपुट कॉस्ट है वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अगर 2020-21 के मुकाबले देखें तो ये सारी चीज़ें इनफ है दीपक नाइट्राइट और बाकी केमिकल कंपनी के प्रॉफिट्स को नीचे ले जाने के लिए। इनपुट कॉस्ट की वजह से कंपनी का प्रोडक्ट कॉस्ट महंगा हो जा रहा है, और महंगा होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जा रही है, क्योंकि चाइना के जो केमिकल्स हैं उनकी प्राइसेस हमारी केमिकल कंपनीज़ के प्राइसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इस वजह से ओवरऑल हमारी केमिकल कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं। अब ये स्ट्रगलिंग इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि 5 साल से कंसिस्टेंट कंपनी के जो EPS हैं वो हमें नीचे की ओर ही जाते हुए दिख रहे हैं। अगर इसी का उल्टा होता तो काफ़ी अच्छा होता, बट कंसिस्टेंसी हमें नीचे की ओर दिख रही है। इस वजह से दीपक नाइट्राइट की जो परफॉर्मेंस है वो जब भी अच्छी दिखती है वो परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं कर पाती। तो आई होप आपको रिसेंट कंपनी का वीक परफॉर्मेंस का रीजंस तो समझ आ गया होगा। बाकी दीपक नाइट्राइट के जब अर्निंग्स आएंगे तो उस दिन कंपनी फ्यूचर को लेकर क्या स्टेटमेंट देती है वो हम देखेंगे, कैपेक्स से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और अर्निंग्स को भी देखेंगे। तो इस वजह से चैनल के साथ अपडेटेड रहना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस का हालिया परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिला है। रिसेंटली बजाज फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है वो बजाज फाइनेंस को 8 मंथ हाई पे ले गई है, और रिसेंट पीक के कंपनी काफ़ी ज़्यादा करीब है। और बजाज फाइनेंस के Q1 के अर्निंग्स को लेकर बजाज फाइनेंस के शेयर में तेज़ी दिख रही है। Q1 के अर्निंग्स कंपनी ने अभी तक रिपोर्ट किया नहीं है, बट उसका जो बिजनेस अपडेट शो किया है उसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ दिखी है। 23.9% की ग्रोथ कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में देखने को मिली है। डिपॉजिट्स हमें 15% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। अगर कंपनी के कस्टमर एडिशंस की बात करें तो वो भी 5.1 मिलियन देखने को मिले हैं इस क्वार्टर में, और कस्टमर फ्रेंचाइजी 124.4 मिलियन देखने को मिले हैं, और टोटल डिपॉजिट बुक्स 68,500 करोड़ की देखने को मिली है Q1 के एंड तक। तो इस बेसिस पे बाजार उम्मीद कर रही है कि 30 जुलाई को जो इस कंपनी के अर्निंग्स होंगे वो पहले के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशंस जो बाजार की थी उसके मुकाबले बेहतर हमें देखने को मिल सकते हैं।
और साथ में कंपनी का अगर गाइडेंस एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है तो ये भी सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बजाज फाइनेंस के ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के बारे में। अब ये सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए बना रही है क्योंकि कंसिस्टेंसी इस कंपनी की ईपीएस में हमें दिखती है एक लंबे टाइम से ईपीएस कंसिस्टेंट हमें ऊपर की ओर ही जाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच में जब हमें रेपो रेट हाइक होता हुआ नजर आया था 2021-22 में, तब उस टाइम जितने भी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनके वैल्यूएशंस अच्छे खासे स्ट्रेच हुए थे और एक टाइम पे बजाज फाइनेंस का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 का हुआ करता था, बट अभी अगर देखोगे तो 30 का हमें दिख रहा है, जो कि ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के बीच का अगर आप गैप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये गैप दिखेगा। और ये गैप की वजह से बजाज फाइनेंस बीच बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगती है मल्टीपल एनालिस्ट को, मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस को। इस वजह से बीच बीच में इनको लेकर रिपोर्ट्स अच्छी आने लगती हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। बट अभी अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वहाँ पर एफआईएस अपने स्टेक्स को स्लाइटली डिप करती हुई नजर आई है जून क्वार्टर में। डीआईएस की बात करें तो एक लंबे टाइम से उनके स्टेक्स हमें कम होते हुए नजर आ रहे थे, बट पिछले 2-3 क्वार्टर में अगर देखोगे तो उनके स्टेक्स हमें कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। 14.86% से बढ़कर 15.1% हुआ था पिछले क्वार्टर में, और इस पर सीधा बढ़कर 16.3% हो चुका है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के स्टेक्स जो हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे बीच में, वो वापस से हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है एचडीएफसी बैंक। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपडेटेड वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको फ्री में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का हालिया परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं है कंपनी के Q1 के अर्निंग्स की वजह से। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के श्रिंक हुई हैं, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न इन्वेस्टर के बीच में क्रिएट हो गया है एचडीएफसी बैंक को लेकर। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन 5% और आज के दिन भी 2-2.5% तक की गिरावट एचडीएफसी बैंक ने दिखा दिया। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में अब तक 7% तक की क्रैश हमें देखने को मिल गई है। और मार्केट कैप देखोगे तो 80,000 करोड़ से वाइप आउट हो चुका है। तो कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा करेक्शन एचडीएफसी बैंक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल गई है। अब ये कोई छोटी कंपनी होती तो छोटा बात होता, बट 80,000 करोड़ का नंबर आप देख लो 2 ट्रेडिंग सेशन में वाइप आउट हो गया है एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप से। बाकी इसके बाद जो ब्रोकरेज हाउस के रेटिंग्स हैं उसे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने Q1 के अर्निंग्स के बाद इस कंपनी को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसमें एक नाम इन्वेस्टेक का भी है। बट उसके साथ कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रेटिंग्स को थोड़ा पॉजिटिव रखा है। इन्वेस्टेक ने पहले बाइंग रेटिंग दी थी, अभी उन्होंने सीधा होल्ड रेटिंग दे दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है। अगर हम बात करें उसके अलावा और भी ब्रोकरेज हाउस के बारे में, लाइक बर्स्टिंग के बारे में, तो उन्होंने अपने जो रेटिंग थी आउट परफॉर्म का उसको एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन कर रखा है। नोमोरा की बात करें तो उन्होंने भी रेटिंग अपना बाई का दिया था, उसको भी उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है। तो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस डाउनग्रेड किए हैं, बट फिर भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने मेंटेन किया है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो बजाज फाइनेंस हमें सुपर अट्रैक्टिव देखने को मिलती है, क्योंकि 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूएशन है। करंट जितने के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी दिख रही है, उतने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कभी भी कंपनी पिछले 20 साल में दिखी नहीं थी। यानी कि अभी कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए जितना लोग पैसा दे रहे हैं, 15 रुपये, 15.5 रुपये आप मानकर चलो, उतना कभी भी नहीं देते थे। पहले 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देना पड़ता था। ये वैल्यूएशन का एक बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। उससे पहले उससे भी ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी 1 रुपये कमाने के लिए मात्र 15 रुपये देना पड़ता है, जो कि अब तक का लोवेस्ट है। और इस वजह से एचडीएफसी बैंक को लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउस डाउनग्रेड तो किए हैं, बट बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस अपने जो बाइंग रेटिंग है उसको एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन किया है। तो इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। पेटीएम ने दोस्तों बोनस का प्रपोजल रखा था अपने बोर्ड मीटिंग में, बट वो प्रपोजल को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है, यानी कि देने से मना कर दिया। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो पहले कंपनी ने बताया था कि 20 जुलाई को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शेड्यूल करेंगे। उस दिन मीटिंग के आउटकम में Q1 के अर्निंग्स आएंगी और मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा बोनस शेयर का, और बोनस शेयर का प्रपोजल अप्रूव होता है तो Q1 के साथ बोनस भी हम देंगे। बट वो
प्रपोजल कॉल ऑफ उन्होंने कर दिया, यानी कि Q1 के अर्निंग्स के साथ कोई भी बोनस ये कंपनी हमें देती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है पेटीएम के शेयर होल्डर के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।